हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। और एस्पिरेंट्स बताइए, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्पेसिफिकली एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो? देन दिस प्रैक्टिस सेट इज़ रेडी फॉर यू। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं जो एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, ये गिवन सेंटेंस है। अब इसका हमें क्या करना है? हमें इसका पैसिव फॉर्म चूज करना है। ठीक है, मतलब फिर ये सवाल किस फॉर्म में है? एक्टिव वॉइस फॉर्म में है। क्लियर? अब इसका आंसर करने से पहले हम लोग, ठीक है, अब ये सवाल जो है, माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल, राइट? सो दिस क्वेश्चन इज इन एक्टिव वॉइस फॉर्म। ये तो हमारे लिए क्लियर हो गई है, राइट? कैसे हमें समझ में आया कि ये एक्टिव फॉर्म में है? सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन ने ही हमें बता दिया कि हमें पैसिव का उत्तर चूज करना है। सो नेचुरली दिस इज इन एक्टिव फॉर्म। लेकिन अगर हमें समझना भी है कि ये एक्टिव फॉर्म कैसे है, तो देखिए, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब का यूज है और एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस फॉर्म है। ठीक है, अब किसी के द्वारा ये काम किया जा रहा है, वो जब हम लोग समझाएंगे देन वी विल मेक यूज ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, देखो, वर्ब जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब फॉर्म है। क्यों मैं बता रही हूँ और क्यों मैंने इसको पॉइंट आउट किया? क्योंकि इसी के ऊपर हमारा सही उत्तर निकलेगा। ठीक है, दिस वर्ब एंड इट्स यूजेज एज पर द टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट while we will transform sentence from active to passive voice without changing the meaning। मतलब जो प्रश्न है इसका मतलब सेम रहेगा, खाली इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो जो कि ये सिर्फ वर्ब दिया हुआ है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया गया सेंटेंस है, तो इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो इस वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा। और कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग या तो एम नहीं तो इज और आर को यूज करेंगे। उसके साथ दिया गया जो वर्ब है इसका V3 फॉर्म को यूज करेंगे। कैसे? देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, शी नीड्स अ पेन। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को। तो पैसिव में जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे? देखो, ए पेन, ठीक है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब जो कि मैंने बोला कि इस वर्ब के ऊपर हमारा चेंजेस होगा, तो अ पेन मीन्स अ सिंगल पेन, तो उस हिसाब से एम इज आर में से क्या यूज होगा? इज। क्लियर? ये है नीड्स, सो नीड्स से क्या बनेगा? नीडेड। V3 फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब फॉर्म। ठीक है, बाय, किसके द्वारा? ये समझाने के लिए हम लोग प्रेपोजिशन बाय का यूज कर रहे हैं। शी बन रहा है हर। क्लियर? शी बना क्या? हर। आई होप दिस इज क्लियर। अब जाते हैं अपने आंसर पे। माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल्स नहीं है, फुटबॉल है, तो यहाँ पे इज यूज होगा। लाइक्स से क्या बनेगा? लाइक्ड। V3 बाय माई ब्रदर। आई होप दिस इज क्लियर। ये अपना आंसर बन गया। चलिए अब ऑप्शंस को देखते हैं। फुटबॉल वाज लाइक्ड बाय माई ब्रदर। क्यों वाज होगा भाई? यहाँ पे वर्ब तो सिंपल प्रेजेंट में है, मैम ने ऑलरेडी आपको समझा दिया, तो ये नहीं होगा। फुटबॉल इज लाइक, देखा गलती कहाँ पे है? दिस इज नॉट इन V3 फॉर्म। ये तो रूल है, इसका तो V3 फॉर्मेशन होना जरूरी है। देखो यहाँ पे लाइक्ड नहीं है, लाइक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फुटबॉल वाज लाइक, वाज तो यहाँ पे होगा ही नहीं, तो सबसे पहले ये इन दोनों को ही हम लोगों को रॉन्ग कर देना चाहिए। अब देखो, फुटबॉल इज liked by my brother, so this is the correct answer।
ओके, क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको मतलब चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो फ्रेजल वर्ब है उसे आपको चूज करना है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ, lay on, lay off, lie on, these are the 4 phrasal verbs given। अब इन चारों में से जो सबसे सटीक मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसे हमें चूज करना है, ठीक है। द कंपनीज प्रॉफिट्स वेर लो, कंपनी जो चल रहा था, रन कर रहा था, वो उसका प्रॉफिट जो बन रहा था वो लो पे जा रहा था। एंड दे मतलब कंपनी वेर फोर्स्ड टू डैश द स्टाफ, ठीक है। लिस्ट ऑफ, ले ऑफ, ले ऑन, लाई ऑन। तो यहाँ पे सटीक उत्तर है अपना ले ऑफ, ठीक है, ठीक है। द कंपनी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर। और अगर लेसन अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन to substitute the underlined segment of the given sentence। so this is the given sentence, ठीक है। ये अपना given sentence है, इसका देखो एक underlined portion है, ठीक है। अब इस underlined segment को हमें क्या करना है, substitute करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसके साथ substitute करना है। लेकिन जिस ऑप्शन के साथ हम लोग substitute करेंगे उसे क्या होना है, most appropriate ऑप्शन होना है। क्लियर? ठीक है। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट समझने के लिए चारों का मतलब भी तो समझना जरूरी है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, क्या इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर तो नहीं कहते हैं, तभी तो इसको सब्सटीट्यूट करने के लिए कहा जा रहा है सही उत्तर के साथ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं चारों ऑप्शन का मतलब। देखो पहले हॉर्टिकल्चर को ही देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेटिंग सॉइल, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, रेजिंग लाइफ स्टॉक। सेरिकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म। मिला अपना आंसर। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। एपीकल्चर मीन्स कीपिंग ऑफ बीज ऑन अ लार्ज स्केल। पीसीकल्चर मीन्स कल्टिवेटिंग फिश, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन में सेरिकल्चर कहाँ पे। 1, 2 and 3। सी ऑप्शन नंबर 3 पे है सेरिकल्चर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। प्रेपोजिशन के ऊपर है, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन के ऊपर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें पहले प्रेपोजिशन को देख लेना है, ठीक है, उसके बाद अप्रोप्रिएट यूज सोचेंगे। तो चारों ही ऑप्शन में प्रेपोजिशन तो दिया ही हुआ है, तो चारों ही ऑप्शन के प्रेपोजिशन को पहले देख लेते हैं। देखो आपको समझाने के लिए मैं इसको अंडरलाइन कर ली हूँ, जो सही उत्तर होगा मैं लिख दूंगी साइड में सही आंसर, ओके। तो देखो, दे राइज विद द मॉर्निंग लार्क एंड लेबर टिल ऑलमोस्ट डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक विथ है, यहाँ पे एक टिल है, क्लियर। दे राइज विद द मॉर्निंग लार्क एंड लेबर एटमोस्ट ऑलमोस्ट डार्क, यहाँ पे एक वर्ड है एटमोस्ट, ठीक है। They rise with the morning lark and labor by almost dark। देखो with by, ठीक है। And the last one, they rise with the morning lark and labor still almost dark। एक है with, एक है still, ठीक है। चारों ऑप्शन मिल गए हमें। अब देख लेते हैं प्रीपोजिशन का मतलब। जनरली with को हम लोग कब यूज करते हैं? कुछ टुगेदर किसी चीज़ के साथ समझाने के लिए, तो उसके लिए हम लोग विथ को यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड देखो टिल का यूजेज है। टिल मतलब क्या? देखो टिल यहाँ पे मतलब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक, ये समझाने के लिए यहाँ पे टिल का उपयोग किया गया, ठीक है। अब टिल मतलब यहाँ पे एक्चुअली मतलब क्या बन रहा है? अनटिल, मतलब उस समय तक, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम और अनटिल, ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ याद रखनी है, पॉइंट ऑफ टाइम और अनटिल। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है अटमोस्ट। अटमोस्ट मीन्स मोस्ट एक्सट्रीम अमाउंट, ठीक है। अच्छे से समझो, फिर समझाती हूँ आंसर। बाय मतलब नियर बाय, ठीक है।
स्टिल का क्या मतलब है? एक्शन कंटिन्यूइंग एट प्रेजेंट, नॉट येट फिनिश्ड, इसको हम लोग स्टिल बोलते हैं। अब लार्क देखो, लार्क क्या है? इट्स अ नेम ऑफ अ बर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे लार्क सिंग्स, जनरली लार्क कब गाते हैं गाना? सिंग्स बिफोर डॉन, ठीक है, बिफोर सनराइज, ठीक है, इन जनरल। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दे राइज विद द मॉर्निंग लार्क एंड लेबर, मतलब उठ जाते हैं, मतलब ये लोग उठ जाते हैं मॉर्निंग लार्क के साथ, मतलब बहुत ही मॉर्निंग टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग ये लोग उठ जाते हैं। और लेबर मतलब काम करते हैं, कब तक? ऑलमोस्ट डार्क, ये आपका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन कहाँ पे यूज्ड हुआ? इस पे, ठीक है। ये अपना आंसर बना। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे शुरू हुआ और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पर्टिकुलरली खत्म हुआ, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हुआ, तब तक, अनटिल, ये समझा रहा है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको? चलो, आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर हो गया ना तो लेसन को लाइक करो एंड कमेंट पे ज़रूर लिखो कि मैडम द आंसर इज़ क्लियर। बहुत ही हेल्पफुल रहा ये प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, अगर आप मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे पहली बार विजिट किए हैं तो यहाँ पे इसलिए खूब सारे लेसन्स दिए गए हैं, जीके के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर, जनरल अवेयरनेस के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, साइंस के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर। तो जाके ज़रूर चेक करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया गया, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया जिसको अंडरलाइन फॉर्म में दिया गया आपके सामने। अब आपको कहा गया कि इस वर्ड का जो सिमिलर मतलब है, मतलब सेम टू सेम मतलब है, उसे आपको चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। The president's concern for the homeless people was superficial and ended as soon as the media left the event. ठीक है, so this is the word given, superficial. अब इसका जो similar meaning है वैसा वर्ड हमें चूज करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं मतलब। पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 का मतलब देखेंगे। शैलो, not deep, lacking in depth. Next है derogatory. Derogatory means expressing a lack of respect, ठीक है, quite insulting in nature. Regardless, paying no attention to something, quite disregarding in nature. और insubstantial का मतलब है not solid or firm, मतलब not enough strong. अब चारों का मतलब तो समझ लिया, superficial का भी तो मतलब पता होना चाहिए, राइट। Superficial means never thinking about things that are serious, ये ठीक है। और lacking in depth और solidity, ठीक है। तो देखो lacking in depth, shallow, shallow is the correct answer for us. Clear? I hope this is clear to you all. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए अब इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। अब इसका जो आंसर बनेगा, इसका फॉर्म क्या होगा? इसका फॉर्म होना है डायरेक्ट फॉर्म, मतलब डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इन जनरल जब डायरेक्ट स्पीच में होती है क्वेश्चन, तो उसका आंसर जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं वो बड़ा ही इजी हो जाता है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो। और जब हम लोग इनडायरेक्ट से डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तब कभी कभी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की, ताकि बहुत ही इजी वे में आप कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको अच्छे से समझ लेना है कि डायरेक्ट स्पीच से जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करते हैं, ठीक है,
तब हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले वर्ब फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। एम इज रहेगा सेंटेंस पे तो उसको वाज होना है, आर रहेगा तो वेयर होना है। यहाँ पे इस प्रश्न में देयर है, सो हियर से देयर बना, ठीक है। प्रश्न हमारा इनडायरेक्ट पे है, हमको इनडायरेक्ट से चलना है डायरेक्ट के ओर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखो, जॉन सेड दैट ही वॉज देयर टू रिजॉल्व दैट फाइट फॉर देम, ठीक है। ये इनडायरेक्ट पे आंसर, जनरली हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, तो अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्या करना है, कॉमा कोटेशन लगा के अपना आंसर बनाना है, ठीक है। सीधी सी बात है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच में है, हमें डायरेक्ट स्पीच ही तो करना है इनडायरेक्ट से, ठीक है। तो जॉन सेड दैट हट जाएगा, इसके जगह पे क्या आ जा रहा है, कॉमा और कोट, ठीक है। कोटेशन स्टार्ट हो जा रहा है। अब जॉन खुद क्या है, जॉन खुद ही है, राइट। तो कोटेशन में जॉन खुद को फिर क्या बोलेगा, आई बोलेगा, ठीक है। अब देखो, चेंजिंग रूल ऑफ नरेशन क्या कहती है, चेंजिंग रूल ऑफ नरेशन कहती है अगर एम और इज रहा तभी तो वाज बनता है, तो जो कि यहाँ पे वाज है तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, आई के हिसाब से एम बन गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे देयर है, देयर से हेयर बन गया, और बाकी सब सेम, टू रिजॉल्व दैट फाइट फॉर देम। क्लियर। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। देखो, चारों ऑप्शन में से आंसर ढूंढना है। यहाँ पे क्या है, सेज, तो ये तो पहले ही नहीं होगा क्योंकि प्रश्न तो सेड के ऊपर है, ठीक है। अब देखो, बाकी दिए गए 3 ऑप्शन में सेड है, ठीक है। अब जॉन किसको यू बोल रहा है, वो तो खुद को आई बोलेगा ना, तो ये भी नहीं होगा, राइट। फिर जॉन सेड आई एम हेयर टू रिजॉल्व द फाइट फॉर यू, यही अपना सही आंसर बना, ठीक है। दिस इज द आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वाज है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आया है इसका आंसर हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, क्वेश्चन है इडियम के ऊपर बेस करके, ठीक है। दैट कैन सब्सटीट्यूट द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। तो देखो, इन द गिवन सेंटेंस पे मैंने आई हैव बीन अ वेजिटेरियन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो दिस इज द इटैलिसाइज्ड वर्जन, ठीक है, अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब इसको आपको चेंज करना है, सब्सटीट्यूट करना है, एक मतलब इसके जगह पे सही उत्तर को आपको यूज करना है इडियम के तौर पे, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अब चारों का मतलब भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो, donkey's ears for a long time. Next option, duck in the thunderstorm, look or feel sad or dejected, die in harness, to die while still at work, and Damocles sword means constant threat of imminent danger or a kind of threat, ठीक है। समझ में आया। तो donkey's ears means for a long time. So this is the correct idiom that is to be used in place of a very long time. Clear? So this is the answer as per the given options. इस चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सिनोनिम एंटोनिम्स के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं, तो जाके ज़रूर देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन पे। थैंक यू, टेक केयर।